चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं। चैप्टर भी टू द पॉइंट हम रामबाण किताब के कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज हमारा सेकेंड टॉपिक मतलब हमारा जो 8वां टॉपिक है धातु, अधातु और उपधातु और मिश्र धातु, उसके अंतर्गत सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आज हम तमाम धातुओं के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर ली थी धातु कर्म क्या होता है, धातु निष्कर्षण क्या होता है, धातु निष्कर्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय अम्लीय होते हैं, अम्ल से क्रिया करने पर क्या होता है, कौन सी धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, कौन सी कम क्रियाशील होती हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद अब हम बात करने वाले हैं कि प्रकृति में जो 91 धातुएं पाई जाती हैं उनमें से प्रमुख धातुएं कौन कौन सी हैं, उन धातुओं पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन धातुओं की जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं या प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो बहुत सारी धातुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में। किसके बारे में? सोना नहीं है, नहीं तो आप सोचो बस सोना, सोना कितना सोना है, वो वाले सोने की बात चल रही है। गोल्ड जिसे हर कोई दीवाना है, हर कोई पाना चाहता है, हर कोई चाहता है उसके पास बहुत सारा सोना हो। आखिर लोग सोने को इतना पसंद क्यों करते हैं? तो चलिए इसका रीजन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आप रामबाण किताब आपके पास में रखिए, उसमें हम एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा चीज होगी वो हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले सोना क्या है? सर्वाधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु है। सर इसका मतलब क्या है? ये मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आघात वर्धनीयता मतलब मेलिएबिलिटी। जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो उसकी लंबी लंबी चादरें बन जाती हैं और चादर बनने के गुण को क्या बोला जाता है? आघात वर्धनीयता। और जब किसी धातु को ताना जाता है, खींचा जाता है, खींच खींच कर लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है तन्यता, मेलिएबिलिटी, तन्यता। ठीक है, आघात वर्धनीयता मतलब डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी आप देख लेना दोनों को। ठीक है, तो तन्यता होती है और कैसी होती है? आघात वर्धनीयता। सोना ध्यान से सुनना, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मतलब ये कैसा होता है? अक्रिय धातु है, अक्रिय, किसी से भी क्रिया नहीं करती है, इसीलिए इसे नोबल धातु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबल धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो सोना आपका अक्रिय धातु है, नोबल धातु बोला जाता है इसे, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करता। इसे कोई से मतलब नहीं है कि भाई तुम्हें जो करना है करते रहो, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूं। मतलब सोना जहां डला रहेगा वैसे ही रहेगा, ना कोई को चिपकाएगा ना कुछ छोड़ेगा, इसीलिए इसको नोबल धातु के रूप में जाना जाता है। इसी को हम उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। अक्रिय के साथ में क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट धातु के नाम से भी जाना जाता है, उत्कृष्ट धातु। और प्रकृति में कैसी होती है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, उत्कृष्ट धातु है। अब सर शुद्ध सोना क्या होगा? शुद्ध सोना हम कैसे पता लगाएंगे? तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो कैरेट में हम सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं और 24 कैरेट सोने को ही हम प्यारे दोस्तों शुद्ध सोने के नाम से जानते हैं। तो प्योर गोल्ड मतलब 24 कैरेट का सोना। क्या सोने को आप 24 कैरेट को पहन पाओगे? नहीं, क्योंकि शुद्ध सोना कैसा होता है? मुलायम होता है, यह मुलायम धातु होती है। पेपर में पूछ लेगा कि भैया मुलायम धातु है कि नहीं है सोना? बिल्कुल है। क्रियाशील नहीं है, क्रियाशील होगी तो वो सोडियम पोटेशियम जिसे चाकू से काटा जा सकता है। मुलायम मतलब आप मोड़ दोगे। अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड पहनोगे तो कोई भी खींच के ले जाएगा और तुरंत से वो टेढ़ा मेढ़ा होके चला जाएगा। तो याद रखना, तो क्या हो जाएगा? मुलायम धातु होती है, इसीलिए हम इसमें तांबा वगैरह अशुद्धियां मिलाकर इसे मजबूत करते हैं। हम नॉर्मली जो सोना पहनते हैं वो 22 कैरेट का पहनते हैं, क्योंकि 2 कैरेट में हम उसकी जगह क्या मिला देते हैं? तांबा वगैरह, चांदी वगैरह मिला देते हैं, जिससे उसमें कठोरता आ जाए। तो सोने को कठोर करने के लिए अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। और कुछ जो आप देखते हो कि मंगलसूत्र 100 रुपए में मंगलसूत्र ले लो, 100 रुपए में मंगलसूत्र। अब सोने का मंगलसूत्र 100 रुपए में देगा क्या कोई?
पागल बना रहे हैं तुम्हें, और तुम ले आए और तुमने बीवी को दे दिया, 2 दिन बाद वो क्या हो गया, काला पड़ गया, तो याद रखना फिर वो तुम्हारी शक्ल को काला कर देगी, क्योंकि वो बीवी को पागल नहीं बना सकते आप। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसे बोलते हैं गोल्ड रोल्ड, बेवकूफों का सोना कहा जाता है। उसमें सोना नहीं होता, उसमें क्या क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। कौन कौन सी चीज से मिलकर वो बनता है उसको हम देखेंगे दोस्तों मिश्र धातु के अंतर्गत। तो उसको गोल्ड रोल्ड के नाम से जानते हैं, बेवकूफों का सोना। तो नॉर्मल सोना आपने देखा सर्वाधिक तन्य होगा, आघातवर्धनी होगा, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब और आगे हम चीजों को देखने वाले हैं, इसको आप लिखते चलना आपकी कॉपी में, रामबाण किताब में मैंने देख के रखा है, और चीजें एक्स्ट्रा मैं बताते चल रहा हूं। सुनो, अब अक्रिय धातु होती है, आसानी से क्रिया नहीं करती, अत्यधिक मुलायम होती है। सोने को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, धातुओं का राजा, राजा भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना इसे, धातुओं का राजा, ये लो, राजा ऑफ द मेटल। अब ये प्राप्त कहां से होगा, तो कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, स्टार बना लेना, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। पेपर में क्वेश्चन आता है कैल्वेनाइट से क्या प्राप्त किया जाता है, सिल्वेराइट से क्या प्राप्त किया जाता है, सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट। कैल्वेराइट से सोना प्राप्त किया जाता है और सिल्वेनाइट से भी सोना। ये दोनों सोने के अयस्क होते हैं, और हमने देखा था कि भैया अयस्कों से हम धातु, शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं धातु निष्कर्षण के द्वारा। तो ये आप देख पा रहे हो, ये देखो सभी लोग शादी ब्याह में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोना पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सोने को हमारे यहाँ पर एक स्टेटस का सिंबल माना जाता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा सोना होगा वो उतना अमीर व्यक्ति होगा। और ऐसा होता भी है, क्योंकि सोने की अपने आप में एक वैल्यू होती है। तो मैंने बोल दिया था अभी आपसे कि शुद्ध सोना कितना होता है, तो 24 कैरेट का होता है। तो एक बार अपनी रामबाण किताब में पूरी चीजों को देख लो आप जल्दी से, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, सोने को औरम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औरम। औरम बोले तो एयू, एयू के नाम से भी जानते हैं सोने को, आप सभी को पता है, एयू बोले तो औरम। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा औरम के नाम से किसे जाना जाता है, तो एयू मतलब औरम, औरम मतलब सोना। क्लियर हो गया, लिख लो अपनी रामबाण किताब में साइड में कि औरम मतलब सोना होता है। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन और आता है कि भैया ये तो बताओ, अगर हमें सोने को, मान लो इनको ये हार नहीं पहनना, इस सोने की इन्हें कमरबंद बनानी है, करधोनी बनवानी है, तो ये क्या करेंगे, तो सोने को गलाने के लिए एक विलयन का उपयोग किया जाता है जिसे एक्वा रेजिया कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक सॉल्यूशन रहता है, एक विलयन रहता है, जिसमें हम क्या मिलाते हैं, HCl प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसमें जब हम सोना डालते हैं, एल्यूमिनियम, चांदी वगैरह डालते हैं, प्लेटिनम डालते हैं, तो उत्कृष्ट धातुओं को ये गलाने का काम करता है। इतना क्लियर हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि सोने को किस में गलाया जाता है, सोने को गलाना, तो सोने को किस में गलाया जाता है प्यारे दोस्तों, तो आप बोल दोगे सोने को एक्वा रेजिया, शाही वाटर कहा जाता है, इसे रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सोना देखा, अब सोने के बाद हम क्या देखेंगे, चांदी। क्या देखने वाले हैं हम, सोने के बाद में हम देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों चांदी। चांदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजी के रूप में से जानते हैं। और ये जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी आपकी पेज नंबर किस पर दे के रखी है, 193 पर देकर रखी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं, पूरी की पूरी चीज़ों को समझते चलना, आपको रामबाण किताब बिल्कुल सरल लगने लगेगी। चांदी, तो चांदी सबसे पहले तो हमने देखा ये विद्युत एवं ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऊष्मा और विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक धातु कौन सी होती है, तो चांदी होती है। क्लियर हो गया। अब चांदी कैसी होती है, चमकदार धातु होती है। और चांदी को किस से दर्शाया जाता है, चांदी को Ag के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है, Ag के रूप में दर्शाया जाता है। औरम मतलब सोना, Ag मतलब चांदी। और Ag भी फिर ध्यान से सुनना, अलग अलग चीज़ों से क्रिया करके अलग अलग रूप बना लेती है। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, तो इनके अलग अलग उपयोग होते हैं।
कहाँ कहाँ किसका उपयोग होता है चांदी का, तो अब हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए अब पूरा फोकस करना सभी लोग। तो ये अनेक रूपों में पाई जाती है, चांदी के अनेक रूप होते हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हो, हमने देखा ल्यूनार कास्टिक। कौन सा हो जाएगा? ल्यूनार कास्टिक। लूनार के नाम से भी जाना जाता है, सिल्वर नाइट्रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? मतदाता, जब आप चुनाव में वोट डालने जाते हो तो मतदाता के अंगूठे पर एक चिन्ह लगाया जाता है, स्याही लगाई जाती है, 4-5 दिन तक मिटती नहीं है। तो याद रखना वो किसकी बनी होती है? चांदी रहती है उसमें, उसे ल्यूनार कास्टिक, लूनार या सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग या लूनार कास्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? मतदाता के नाखून पर पहचान अंकित करने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सबसे पहले बी वानगुट नामक वैज्ञानिक ने, किसने? बी वानगुट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था? सिल्वर आयोडाइड के द्वारा बारिश कराई थी। नॉर्मली आप सभी को पता है बारिश होने के लिए क्या होता है? संघनन होता है, बादल एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो चांदी के कण जब ऊपर जाते हैं तो वो पूरे के पूरे बाष्प वाले बादलों को एक साथ लाकर बारिश करा देते हैं। लेकिन चांदी इतनी सस्ती तो है नहीं है कि हर कोई ऐसा करा पाए, इसीलिए बहुत महंगी विधि है। अमेरिका में बी वानगुट के द्वारा इस विधि को कराया गया था। और सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, और AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इनका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट पुराने जमाने की फोटोग्राफी होती थी ना, खचाक से फोटो खींचते थे और सब बिल्कुल काले काले से आ जाते थे। ब्लैक एंड व्हाइट अभी ट्रेंड चल रहा है, लोग अपने आप को ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में डालते हैं। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो किसके कारण आते हैं? ध्यान से सुनना, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आते हैं आपके Ag ब्रोमाइड, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड के कारण। पेपर में क्वेश्चन आए तो जल्दी से आप लगा देना, देख लो जल्दी से सभी लोग। उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आप सभी ने देख लिया। ये सबसे अच्छा सुचालक होता है, नोट्स में आपके लिख के दिया है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मिलती जा रही हैं वो आप अपनी रामबाण किताब में लिखते चलना, क्योंकि वो मैंने आगे पेज पर पूरा आपको डिटेल में दे रखा है। लेकिन फिर भी आप वहीं पर आप पूरा का पूरा नोट करते चलना। तो आपने देखा सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अब जो चांदी रहती है वो क्या होती है? ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो नॉर्मली चांदी का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो आपकी पानी की बोतलें रहती हैं थर्मस फ्लास्क में, जो आप पानी के थर्मस देखते हो उनके अंदर चांदी की कोटिंग रहती है, जिसके कारण अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर ही अंदर रहती है। तो गर्म चीज गर्म बनी रहती है, ठंडी चीज ठंडी बनी रहती है। तो याद रखना इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? थर्मस फ्लास्क की भीतरी सतह पर। नॉर्मली जो थर्मस देख रहे हो इसके अंदर भीतरी सतह चांदी की कोटिंग रहती है, जिसके कारण क्या रहता है? पेपर में बार बार क्वेश्चन भी आता है, थर्मस फ्लास्क में किसका उपयोग किया जाता है? तो चांदी का उपयोग किया जाता है। अंदर की परत कोटिंग कर दी जाती है, ये ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, जिसके कारण इसमें ऊष्मा अंदर ही भरी रह जाती है, बाहर नहीं जा पाती है। क्लियर? अमलगम का नाम आपने सुना होगा। अमलगम कोई चुंबक च्युइंगम नहीं है कि खा ले। अमलगम का मतलब होता है पारे के साथ जब चांदी क्रिया करती है, तो याद रखना पारे के साथ में कौन क्रिया करेगी? सिर्फ चांदी। और पारे के साथ में चांदी क्रिया करके एक पदार्थ बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? अमलगम। सामान्य रूप से पारे एवं चांदी के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। और ये किसमें भरने के काम में आता है? दांतों में भरने के काम में आता है। तो अमलगम क्या होता है? तो जब पारा चांदी के साथ में मिश्रित किया जाता है, या चांदी को पारे के साथ में, पारा तो आपने देखा होगा हवन कुंड में भी यूज किया जाता है, आपने देखा होगा थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर, इन सभी में पारे का उपयोग किया जाता है। उसी पारे की बात कर रहा हूँ। अगर उसे चांदी के साथ मिला देंगे तो अमलगम बन जाएगा, और दांतों में ये किसी किसी के दांत खराब हो जाते हैं तो उनमें भरने के काम में आता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? तो हमने चांदी देख लिया, हमने सोना देख लिया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, रामबाण किताब के एक एक धातु को यहाँ पर हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं लोहा, ठीक है, लोहे की बात करने वाले हैं, ठीक है। लोहा, आयरन।
आयरन की अगर बात करें, आपने देखा होगा नॉर्मली हथौड़ा, कुल्हाड़ी, गेट वगैरह जो भी बने रहते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? लोहे के बने रहते हैं, ध्यान से सुनना। और भूपर्पटी पर जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला तत्व या धातु कौन सी होती है? लोहा होती है। पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर भूपर्पटी पर अगर लोहा नहीं है तो सिलिकॉन भी ऑप्शन आता है, तो सिलिकॉन भी लगा देना, ध्यान से सुनना। तो अगर आपसे पूछा जाए भूपर्पटी पर सेकंड नंबर पर, भूपर्पटी पर सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर कौन है? एल्यूमिनियम है। फर्स्ट नंबर पर एल्यूमिनियम होता है। और पृथ्वी के अंदर भी क्या भरा होता है? लोहा होता है क्रोड के अंदर, ठीक है। निकेल और फेरस लोहा भरा होता है नीफे में। अब ये जो लोहा होता है, ध्यान से सुनना, ये लोहा भी कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसके अलग अलग अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये लोहे के अयस्क हैं। पेपर में पूछा जाता है लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसके अयस्क होते हैं जहाँ से लोहा प्राप्त होता है। अब लोहा भी अलग अलग प्रकार का होता है कार्बन की उपस्थिति के कारण, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कौन सा लोहा श्रेष्ठ है, अच्छा है। चलिए, दूसरे स्थान पर अधिक पाई जाने वाली धातु भूपर्पटी पर। अब इतने सारे अयस्क हैं, लोहा हमें बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ता है, तो हमने बहुत सारे अयस्क खोज लिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट। तो पेपर में क्वेश्चन आता है बताइए इनमें से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो आपको अगर इतना याद है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट, तो आप बता दोगे सर ये सारे के सारे अयस्क हैं, और मैंने रामबाण किताब में अच्छे से दे रखे हैं आपको। अब सुनना, लोहे के प्रकार कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा, ये आपको याद करना और अपनी रामबाण किताब में एक लाइन और जोड़ देनी है आपको कि जो आपका पिटवा लोहा होता है, ध्यान से सुनना, ये सबसे शुद्धतम लोहा होता है, शुद्धतम लोहा होता है। सर इसमें तो कार्बन की मात्रा कम है, तो वो कोयले में कार्बन की मात्रा की अधिकता के आधार पर अच्छा कोयला माना जाता है। लोहे में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी उतना अच्छा लोहा माना जाता है। तो जो पिटवा लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा 0.1 से लेकर 0.25% तक पाई जाती है। इसका उपयोग मजबूत चीज़ों को बनाने में किया जाता है। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी जल्दी लोहा चटक जाएगा, टूट जाएगा, क्षणभंगुर हो जाएगा। ढलवा लोहा 2.25% कार्बन पाया जाता है, और कच्चे लोहे में तो 4% तक कार्बन पाया जाता है। धीरे धीरे कार्बन को हम कम करते हैं। अब सर हमने सुना है कि ये जो लोहा हम घर पे यूज करते हैं, अगर इसको हम खुले में छोड़ दें तो इस पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। ध्यान से सुनना, सभी को पता है ना जंग का रंग कैसा होता है? अभी मैंने बताया था, जल्दी बताओ जंग का रंग कैसा होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो लाल, हल्के लाल भूरे रंग का होता है। तो सर ये क्या होता है इसमें? तो इसमें रहता है, ध्यान से सुनना, नॉर्मली वायु और वाष्प से क्रिया करके लोहा क्या कर देता है? एक लाल और भूरे रंग की एक परत बना लेता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके कारण लोहे का भार बढ़ जाता है, उस पर एक पपड़ी नुमा संरचना बन जाती है। और इसका सूत्र क्या होता है? जंग का सूत्र, अगर लोहे पर जंग लग जाती है तो आप इसको बोल देते हैं Fe2O3 बोल देते हैं, मतलब लोहे का ऑक्साइड हो जाता है। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोला जाता है, मतलब हाइड्रेट हो गया, पानी हो गया, हाइड्रेटेड ठीक है, फेरस ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन प्लस वाष्प से ये क्रिया कर रहा है, मतलब जल एवं ऑक्सीजन से क्रिया करता है लोहा, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड Fe2O3 यहाँ पर बन जाता है। फेरस सल्फेट भी बन जाता है, सल्फर से क्रिया करके अलग अलग, देखना मैंने आपकी रामबाण किताब के पीछे दे रखा है कि फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O 7 जल के अणु होंगे। फेरस क्लोराइड FeCl2 फेरस क्लोराइड हो जाएगा। तो लोहा अलग अलग चीज़ों से क्रिया करके अलग अलग ऑक्साइड भी बनाता है। तो नॉर्मली आप सभी से पूछा जाएगा लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे को अगर हमें जंग से बचाना है तो इस पर हम क्या कर देंगे? जस्ते की परत चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? जस्ते की परत चढ़ा देंगे। जस्ते की
परत चढ़ा देंगे, परत। तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देने को ही हम क्या बोलते हैं, जस्तीकरण कहा जाता है, गैल्वनाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में। लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए, जंग से बचाने के लिए उस पर एक परत चढ़ा दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जस्ते की परत कहा जाता है, जो कि लोहे को ऑक्साइड बनने से बचाता है, मतलब यहाँ पर हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड होने से बचाता है। तो इस परत को क्या कहा जाता है, जस्ते की परत, और इस क्रिया को जस्तीकरण, और जस्ते को जिंक के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, किसके नाम से, जिंक के नाम से, जस्तीकरण, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट धातु की, जिसका नाम है सोडियम। क्षारीय प्रकृति की धातु होती है, अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, जल के साथ में, वायु के साथ में, अम्ल के साथ में बहुत ज़्यादा तेजी से क्रिया करती है। सोडियम, सोडियम 11, इसका मान क्या होता है आवर्त सारणी में अगर देखेंगे तो सोडियम 11 के नाम से इसे जाना जाता है। परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो अब ध्यान से सुनना, आप अपनी रामबाण किताब में हाईलाइट भी करते चलना सारी चीज़ों को, जो जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सुनना, जो आपका सोडियम रहता है, अगर आप इसे जलाओगे तो सोडियम को जब भी हम जलाते हैं तो ये क्या होता है, पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। कैसा, पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। सोडियम को जब भी हम जलाते हैं तो अब इसकी आंच, नॉर्मली आग हम देखते हैं लाल लाल रंग की निकलती है, लेकिन ये पीले रंग की निकलती है। कभी भी ये मुक्त अवस्था में दिखाई नहीं देगा, कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि ये तुरंत पानी से क्रिया कर लेता है, तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्साइड बना देता है। तो सोडियम के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, यह एक अति क्रियाशील तत्व होता है, ये वायु एवं पानी से तुरंत क्रिया कर लेता है। इसीलिए इसे कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, केरोसिन के अंदर इसे सुरक्षित रखा जाता है। इतना आप सभी को याद करना है, ध्यान से सुनना। अब अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग उपयोग होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। हमारी जो खिड़कियों के कांच होते हैं वो सोडियम के बनाए जाते हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आग बुझाने वाले सिलेंडरों में, फिर मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले आप देखो क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी आपको जानना है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में आग बुझाने वाले सिलेंडरों में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम का, मतलब उसमें H2SO4 भरा जाता है। इसमें अगर आप क्या कर देते हो, सोडियम मिला देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में बन जाती है, फसूकर सा बनता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति ऑक्सीजन के संपर्क से दूर हट जाता है और उसका शरीर जलने से बच जाता है। सोडियम सल्फेट, खिड़कियों के कांच जो रहते हैं वो किसके बने होते हैं, सोडियम सल्फेट के। मैंने रामबाण किताब में आपको इन्हीं धातु, अधातु, उपधातु के बाद में एक पेज दिया है, वहां पर अयस्क और उनके उपयोग लिखे हैं, तो उनको आप डेली के डेली आपको क्या करना है, 5-5 मिनट आपको एक बार नजर मारनी है, तो आपको 10-20 दिन में पूरे याद हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में तो किसी को याद नहीं होंगे, भगवान भी याद नहीं कर सकते। रिवीजन जितना आप करते जाओगे उतना आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ा गया है उसको आप कितनी बार पढ़ रहे हो ये बहुत मायने रखता है। एक बार में आपको लगता है कि सब आ रहा है, लेकिन सब नहीं आ पाता है। तो सोडियम सल्फेट के क्या होते हैं, खिड़कियों के कांच भी बनाए जाते हैं, और सोडियम थायोसल्फेट, इसे हाइपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, हाइपो के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, आप देखते हो फोटोग्राफी में फ्लैश लाइट चमकती है, वहां किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का। इसको हाइपो के नाम से जानते हैं, केमिकल होता है। आपने पहले देखा होगा गांव में नॉर्मली, भैया वो लाइट तो चमका दो तब तो फोटो खिंचा माना जाएगा, अगर आपने लाइट नहीं चमकाई तो लोग बोलते थे यार क्या है यार, ये तुम्हारा कैमरा कैसा है, इसमें तो फोटो ही नहीं आया, लाइट चमकाओ लाइट। तो वो लाइट चमकाना क्या होता है, तो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है, इसका प्रयोग फोटोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पिटर के नाम से जाना जाता है, ये पेपर में आता है। चिली साल्ट पिटर किसको कहा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है। अब सोडियम कई सारे रूपों में पाया जाता है, चलिए एक बोर्ड पर हम अलग से समझते हैं सोडियम के बारे में। यहां पर अब हम देख लेते हैं Na बोले तो सोडियम, Na बोले तो सोडियम, गोला बना देते हैं अपन ऐसे, इस प्रकार से Na बोले तो सोडियम। सोडियम कैसी एक क्षारीय धातु होती है, कैसी धातु है, क्षारीय धातु है, क्षारीय प्रकृति की।
क्षारीय प्रकृति की क्या होती है? धातुएं वैसे क्षारीय प्रकृति की होती है, लेकिन पूछ लेता है। अब जब जो सोडियम है, सोडियम क्या करती है? Na, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ये क्या बना देती है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना देती है, सोडियम ऑक्साइड बना देती है। और जब ये सोडियम जल से क्रिया करती है NaH2O, ये किससे क्रिया करती है? H2O से, तो NaOH मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। पेपर में पूछता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, हाइड्रोक्साइड बना देती है। और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम नॉर्मली कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अब आपने देखा होगा यही सोडियम अगर क्या कर दे, सोडियम आपने सुना होगा Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर देती है, तो यहां पर क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है यहां पर? ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और इसमें जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं, 10H2O। तो 10H2O यहाँ पर क्या होते हैं? पानी के अणु होते हैं। सर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये डिटर्जेंट होता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? डिटर्जेंट होता है। इसी का उपयोग कहाँ किया जाता है? सर्फ है। तो यहाँ पर आप सर्फ का उपयोग कहाँ करोगे? पानी की स्थायी कठोरता दूर करने में, पानी की स्थायी कठोरता दूर करने में, कठोरता दूर करने में। आप जल की स्थायी कठोरता मतलब उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के जो क्लोराइड और सिलिकेट्स की अशुद्धियां जो मैंने आपको जल में पढ़ा दी हैं, वो सारी की सारी अशुद्धियां पूरी की पूरी दूर कौन कर देता है? आपका सोडियम कार्बोनेट कर देता है। ये अगर रामबाण किताब में वैसे मैंने आपको पूरा लिख कर दिया है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको क्या करना है? लिखते चलना है। ध्यान से सुनना जितने लोग देख रहे हैं, लिखते चलना है। सभी लोग इसको जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग कर दिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपने यहां पर ऐसे देखा होगा सोडियम NaHCO3, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। H का मतलब बाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और बाई लग गया तो बा से बाई, इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। और इसको क्या बोला जाता है? डिटर्जेंट है, तो इसको बोला जाता है धावन सोडा। इसी को क्या बोला जाता है? धावन सोडा, धावन सोडा। इसे क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? इसे बोला जाता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर मान लो किसी को किसी चींटी ने या बिच्छू ने काट लिया, चींटी या बिच्छू ने काट लिया, या मधुमक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी के जो डंक से जो दर्द होता है, मधुमक्खी ने काट लिया, तो उस डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है, और अम्ल के प्रति एंटी एसिड बनाने का काम करता है। तो बिच्छू या चींटी या मधुमक्खी के डंक से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ध्यान देना। और साथ ही साथ में पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी बेकिंग सोडा लिया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में, अम्लीयता दूर कर देता है। साथ ही साथ ध्यान से सुनना, जब दूध लंबे समय तक रखा रहता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बनने लगते हैं, और वो क्या कर देते हैं? दूध को दही में बदल देते हैं। तो याद रखना, उस प्रक्रिया को धीमा कौन कर देता है? बेकिंग सोडा। ये दूध बेचने वाले दूध के अंदर अम्लीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए बेकिंग सोडा मिलाते हैं। तो ये अपनी किताब में इतना लिख लेना आप सभी लोग, जो भी एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं उतना आपको लिखना जरूरी है। तो दूध की अम्लीयता, दूध की अम्लीयता, अम्लीयता को रोकने के लिए दूध वाला, रोकने के लिए दूध वाला क्या मिलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ना कि डिटर्जेंट। ध्यान देना,
जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो उसमें बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट नहीं मिला रहता। पेपर में बार बार ऑप्शन में आपसे सोडियम कार्बोनेट लिख कर देगा, तो क्या आप दांत को साफ करने का भी सोडियम का उपयोग करोगे? नहीं। फ्लोराइड, मैग्नीशियम, क्लोराइड इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्या आपको इतना क्लियर हो गया? जल्दी से आप जल्दी इसको इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, उम्मीद है आपको सोडियम इतना क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से सुनना, अब यहीं से आपका एक और निकल के आता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसे प्यार से बोलते हैं फिटकरी। तो फिटकरी भी क्या होता है? पोटास एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। फिटकरी के द्वारा क्या होता है? पानी की गंदगी को दूर किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में कटे फटे अंगों को फिटकरी ठीक कर देता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट फिटकरी होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इतनी तमाम जानकारी आपके पेपर में सोडियम से पूछी जाती है। और सोडियम का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम 11 ये क्षारीय प्रकृति की क्या होती है? धातु मानी जाती है, धातु होती है। ठीक है, चलें आगे। इतना सभी देख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में प्यारे दोस्तों? कैल्शियम के बारे में। चलिए, इतना अब मैं हटा रहा हूं इसे। सोडियम हमने देखा, अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में? देखो, सोडियम साधारण नमक, नॉर्मली साधारण नमक जो हम खाते हैं, नॉर्मली घरों में उपयोग करते हैं, वो भी तो क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन की क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना देता है। बेकिंग सोडा, ध्यान सुनना, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा आपका NaSCO3। बेकिंग सोडा मैंने आपको बता दिया, बेकिंग सोडा। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O पढ़ा दिया मैंने। फिटकरी रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम बात करने वाली हैं किसकी? कैल्शियम की। ये देखो, ये संगमरमर की मूर्त प्यारी सी 7 अजूबे में शामिल ताजमहल, ये बना किस चीज का है? तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। तो शाहजहां ने मुमताज की याद में पूरा ताजमहल बनवा दिया। किसके कारण? किसके कारण? तो दोस्तों प्यार के कारण, क्योंकि 14वें बच्चे को जन्म देते समय किसकी? मुमताज की मृत्यु हो गई थी। उसे बाद में लगा यार मेरे लिए कितना कुछ किया है, तो मैं भी उसके लिए क्या बनवाऊंगा? ताजमहल बनवाऊंगा। और यमुना नदी के किनारे आगरा में आप जो ताजमहल देखते हो वो संगमरमर की मूर्त है, मतलब संगमरमर के पत्थर से बनी। और संगमरमर बोले तो कैल्शियम, Ca मुख्यतः आप जानते हो चूना के रूप में, चूना पत्थर के रूप में हम कैल्शियम को जानते हैं। तो सामान्यतः इसे चूना पत्थर कहा जाता है। यह मुख्यतः कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो पेपर में तमाम क्वेश्चन आते हैं कि कैल्शियम के अलग अलग रूप रहते हैं। तो अब हम चलते हैं एक बोर्ड पर, यहां हम कैल्शियम को समझने वाले हैं। तो पूरा ध्यान देना सभी लोग। ये देखिए, ये है आपका कैल्शियम। ये क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम को मुख्यतः हम चूना पत्थर के रूप में जानते हैं, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर बोले तो CaO। CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। इसी को प्यारे दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को खाने वाला चूना भी बोलते हैं, खाने वाला चूना भी कहा जाता है। और इसी को बोला जाता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। इसी को क्या कहा जाता है? बिना बुझा चूना, या इसी को कहा जाता है खाने वाला चूना। नॉर्मली आपने देखा होगा, कहाँ गया मेरा चिलम तमाकू का डब्बा। तो नॉर्मली जो तमाकू रहती है घिस्सा घिस के खाते हैं गांव में लोग, दबा लेते हैं नीचे दाड़ के, उसमें चूना मिलाते हैं। क्यों? ताकि वो हाइड्रेटेड हो जाए, हल्का सा सूखापन आ जाए, उसमें रूखापन आ जाए, बढ़िया जाए तो स्वाद निकल के आना चाहिए। तो याद रखना भैया, तमाकू कॉजेज कैंसर, तमाकू से कैंसर हो जाता है। आपने देखा होगा
मूवी में देखने जाते हो तो आप सबसे पहले ही नाम सुनते हो कि भैया अब इस व्यक्ति को ये कैंसर हो गया था, मुकेश अब नहीं रहा। तो आप याद रखना, अगला मुकेश जिसको बनना है वही तंबाकू, पुड़िया, सिगरेट ये खाए, अन्यथा इनसे कैंसर का खतरा होता है, याद रखना। तो खाने वाला चूना और बिना बुझा चूना कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो क्या सर कैल्शियम ऑक्साइड किसी से क्रिया करेगा क्या? हाँ, ये जल से क्रिया करता है। पेपर में तमाम क्वेश्चन आते हैं, समझने की कोशिश करना सभी लोग। इसको यहाँ पर अपन ऐसे ले लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। अब देखना, जो कैल्शियम है आपका, ये कैल्शियम क्या करता है? पानी से क्रिया कर लेता है। मतलब चूना पत्थर CaO जब क्या करता है? H2O से क्रिया करता है तो बनता क्या है? CaOH। क्योंकि देखो H2 है तो 2 अणु है, OO 2 है, तो हमने इसको कोष्ठक के अंदर डालकर बाहर 2 लगा दिए, होल ट्वाइस कर दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CaOH2। तो इसी को बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसी को लाइम चूना के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपकी किताब में देखो प्रॉपर, अगर आप रामबाण किताब अपने पास में रखकर बैठे होगे तो आपको एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देगी, ध्यान से सुनना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? भखरा चूने के नाम से भी जाना जाता है। भखरा चूना, भखरा, बकरा मत कर देना, भखरा चूना। ठीक है, स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है। स्लैग्ड लाइम, ध्यान से सुनना। भखरा चूना, ये आपके वहीं पर नोट कर लेना, आपको जहां भी लिखा हुआ है ये पेज नंबर 194 पर। तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर देना, यहां पर आप लिख देना स्लैग्ड लाइम भखरा चूना। सर ये भखरा चूना क्या होता है? भखरा चूना अब मैं आपको बताने वाला हूं। जब आपका जो चूना पत्थर है कैल्शियम ऑक्साइड, ये पानी से क्रिया करता है तो क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? घरों की पुताई में। घरों की पुताई में इसका उपयोग घरों की पुताई में करते हैं। और जब ये पानी के साथ क्रिया कर लेता है तो इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। वो बिना बुझा था, ये बुझ गया, बुझा हुआ चूना। तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को दीवार पर पोतते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके जल को कैसा बना देती है? दूधिया बना देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से क्रिया कर जल को कैसा बना देती है? जल को नॉर्मली बना देगी दूधिया, दूधिया कर देगी, दूध के जैसा दिखाई देगा। आपने घर पे अगर कलई से पोता हो, कलई, तो वो कलई आपका क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्यारे दोस्तों। और CO2 से क्रिया करके ये क्या कर देता है? उसे दूधिया बना देता है, दूध की तरह। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप दीवार पर पुताई करते हो तो जैसे ही उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस टकराती है तो वो किस में बदल जाता है? तो वो बदल जाता है CaO, चूना पत्थर में। और दीवालों पर बढ़िया सफेद कलर का थोड़ी देर बाद बढ़िया चमक जाती है दीवार। जब हम पोतते हैं तब नहीं चमकती, क्यों? क्योंकि तब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद आप देखते जाते हो वो सूखता जाता है, सूखने के बाद में वो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है, वो बिना बुझे चूने में बदल जाता है, जिसके कारण चमक पैदा हो जाती है। क्या इतना क्लियर हो रहा है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है, तो इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखो, इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। अब आपने सुना होगा कैल्शियम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो ये बन जाता है CaCO3। तो इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaO मतलब चूना पत्थर, और जब ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ध्यान से सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या काम करता है? अब जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है, आप संगमरमर बोल दो, संगमरमर।
मार्बल्स जो आप देखते हो, घर बनवाते हो आप, वो संगमरमर जो आपको दिखाई देता है अवसादी चट्टान के रूप में, तो याद रखना वो संगमरमर क्या है, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। आप देखते हो अंडे के ऊपर का कवच, अंडे का खोल, तो जो आपका अंडे का खोल रहता है वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। आपने देखा होगा, ध्यान से सुनना, जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं उनके ऊपर जो कवच रहता है वो भी CaCO3 का ही बना होता है। तो नॉर्मली आप उनको बोल सकते हो प्रवाल जो बने रहते हैं, प्रवाल, प्रवाल भित्ति, ये प्रवाल भित्ति भी काय की बनी होती है, CaCO3 की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। क्या इतना क्लियर हो रहा है आपकी उसमें? तो याद रखना, थोड़ा सा लिखते चलना, जहाँ जहाँ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं वो आप लिखते चलना, ध्यान से सुनना। ये मुख्यतः हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो डोलोमाइट चट्टानों से, डोलोमाइट चट्टान। तो डोलोमाइट चट्टान क्या होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, डोलोमाइट चट्टान। और नॉर्मली अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालोगे तो ये जल से क्रिया नहीं करता है, ये जल के नीचे जाकर बैठ जाता है। बहुत सारी कलई आप लंबे समय तक रख दोगे तो कलई के ऊपर ऊपर पानी साफ हो जाता है और नीचे ये बैठ जाता है। तो याद रखना, ये जल से क्रिया नहीं करता है, जल से क्रिया नहीं करता है, नहीं करता। तो कैल्शियम कार्बोनेट जल से क्रिया बिल्कुल भी नहीं करता है। अब आपसे जहां जहां भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संगमरमर हो गया, या आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली चौक हम जो बनाते हैं, खड़िया बनाते हैं, चौक, चौक भी क्या होता है, तो चौक भी आपका बोलोगे चौक, या खड़िया बोल देते हैं, खड़िया, चौक या खड़िया भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हमारे पेट के अंदर जमाव हो जाता है किडनी में, कैल्शियम ऑक्सलेट का रूप धारण कर लेता है वो, जिसके कारण क्या हो जाता है, पथरी भी बन जाती है। तो इतना आपको कैल्शियम कार्बोनेट क्लियर हो गया होगा। अब आपने नाम सुना होगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट सल्फर से क्रिया करता है तो CaSO4 बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, जिसे जिप्सम के नाम से जाना जाता है। सुना है कि नहीं सुना आपने, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के रूप में। चलते हैं यहाँ पर, अब हम इसे समझते हैं। ये लो, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसे बोला जाता है CaSO4.2H2O। मतलब पानी के अणु कितने हैं, 2 पानी के अणु हैं, और इसी को क्या कहा जाता है प्यार से, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिप्सम कहा जाता है। ये मृदा की जो, ध्यान से सुनना, क्षारीयता है, नॉर्मली ज़्यादा मात्रा में अगर अम्लीयता हो जाती है उसे भी ये दूर करता है, क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाता है। ध्यान से सुनना, ये क्या काम कर देता है, जिप्सम, अगर उसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसकी क्षारीयता को कम कर देता है और क्षारीय भूमि को उपजाऊ बना देता है। लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या काम करता है, क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है। मतलब अगर क्षार की मात्रा ज़्यादा हो गई, वहाँ पर अगर सही से काम नहीं चल रहा तो जिप्सम डाल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर अम्लीयता और क्षारीयता बैलेंस हो जाती है और क्षारीय भूमि कैसी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो आप अपने नोट्स में भी ये पूरी की पूरी चीज़ें हाईलाइट करते चलना। क्षारीय भूमि को उपजाऊ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जिप्सम सीमेंट में भी उपयोग किया जाता है। जो सीमेंट आपके घर बनाए जाते हैं, ये जिप्सम क्या होता है, घर को जो सीमेंट है उसको जमने की दर को कम कर देता है। जैसे ही जमने की दर को कम करेगा तो धीरे धीरे जमना चालू हो जाता है अच्छे से। आपका सीमेंट 2-3 दिन में जम जाता है। अगर एकदम से जम जाएगा तो वो कड़क होकर टूट सकता है, दरारें पड़ सकती हैं। तो जिप्सम सीमेंट में भी उपयोग किया जाता है। जिप्सम में भरपूर जल की मात्रा होती है तो इसलिए भूमि को उपजाऊ बना देता है। लेकिन अगर हम जिप्सम में पानी की मात्रा कम कर दें तो ये हेमी हाइड्रेटेड हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम में आता है। तो चलिए यहाँ पर हम और इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अब आपने देखा होगा जिप्सम को ही हम, जिप्सम से ही हम क्या बना देते हैं,
जिप्सम से ही हम क्या बना देते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैसा 1Y2H2O, इसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्यारे दोस्तों मूर्तियां बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा जगह जगह पर आपको मूर्तियां दिखाई देती हैं, स्टैचू दिखाई देते हैं। अगर किसी कारणवश आपके शरीर में चोट लग जाती है, आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, प्लास्टर का यूज करते हो। तो वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, हेमी हाइड्रेटेड होता है। क्लियर हो रहा है इतना आप सभी लोगों को। प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डियों को जोड़ने, मूर्तियां, खिलौने बनाने के लिए। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये जमता क्यों है, तो आप बोल दोगे सर इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जम जाता है, क्योंकि पानी ऑलरेडी कम होता है, इसीलिए इसे हेमी हाइड्रेटेड बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछेगा तो ये जिप्सम से ही निकल के आया है, हेमी हाइड्रेटेड। और ट्वाइस H2O तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, जिसे जिप्सम के नाम से जाना जाता है। आपने एक और सुना होगा बिरंजक चूर्ण, जिसमें अगर बिरंजक चूर्ण, आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसी को आप क्या बोल देते हो, ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हो, या फिर आप बिरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हो, बिरंजक चूर्ण। ये भी पेपर में पूछा जाता है, बिरंजक चूर्ण। जब बिरंजक चूर्ण की जल से क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलती है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये क्लोरीन ही इसमें गैस पाई जाती है। तो आपसे कभी भी पूछ ले ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये पानी के शुद्धिकरण में भी उपयोग किया जाता है, खेतों में उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और लोग सुंदरता के लिए, गंदगी हटाने के लिए भी फेस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। उम्मीद है आपको सोडियम पूरा का पूरा, कैल्शियम समझ में आ गया होगा, इससे पहले हमने सोडियम देखा था। चलें आगे, इतना सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। चलिए चूना, ठीक है, चलिए इतना क्लियर मैंने आपको बता दिया। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलते हैं अब अपन आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हल्का सा। कैल्शियम में क्या लिखा है, CaO, इसे बिना बुझा चूना कहते हैं, खाने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग सफेद पुताई के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको सामान्यतः डोलोमाइट चट्टान के रूप में प्राप्त होता है, संगमरमर बनाने में उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड होता है, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है। जिप्सम का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो क्षारीय मृदा रहती है उसको उपजाऊ बनाने में किया जाता है, क्योंकि जल की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। सीमेंट की दर को कम कर देता है, जमने की दर को, ताकि वो जल्दी से और मजबूती के साथ जुड़ पाए। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूपर्पटी पर ध्यान से सुनना। सबसे ज़्यादा पृथ्वी की सतह पर अगर देखा जाए तो तीसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या होता है, तत्व होता है एल्यूमिनियम, पृथ्वी की सतह पर अगर आप बात करें। और इससे पहले हमने ध्यान से सुनना एक और देखा था कि भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु भी कौन सी है, एल्यूमिनियम। और अगर जमीन की सतह के अंदर बात की जाए तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी की सतह पर तीसरा सबसे प्रमुख पाया जाने वाला तत्व है सबसे ज़्यादा मात्रा में, भूपर्पटी पर पहला हो जाएगा, सतह के अंदर दूसरा हो जाएगा। इसका मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड होता है। ध्यान से सुनना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना के नाम से इसे जाना जाता है, बॉक्साइड को। अपने जो नोट्स हैं पेज नंबर 194 में निकाल रखा है, उसमें आप ये सारी चीज़ों को लिखते चलना, ध्यान से सुनना। चलो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। जो आपका बॉक्साइड होता है ये इसका अयस्क होता है, इसे हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनो, बॉक्साइड ये फ्रांस के एक बॉक्स नामक शहर में मिला था, इसीलिए इसे बोला जाता है बॉक्साइड। हालांकि जितने भी आप माणिक, कोरंडम, पन्ना वगैरह देखते हो, ये सारे के सारे अयस्क होते हैं किसके, एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम, पुखराज, माणिक,
मोती, जितनी भी चीज़ें होती हैं ध्यान सुनना। लेकिन अगर नॉर्मली पानी के अंदर के मोती की बात की जाए तो वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, चूने के पत्थर का, मोतियों की माला चूना पत्थर की बनी होती है वो, ध्यान देना। तो यह हाइड्रेटेड एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। अयस्क बॉक्साइड होता है जो फ्रांस में पाया गया था। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं? बॉक्साइट, कोरंडम। यह हीरे के बाद दुनिया का सबसे कठोरतम तत्व है। हीरा सबसे कठोर धातु है, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, और कोरंडम हीरे के बाद में दुनिया का दूसरा कठोर तत्व होता है। फेल्सपार, ये एल्यूमिनियम और सोडियम दोनों का अयस्क होता है। पेपर में पूछ लेगा फेल्सपार, एल्यूमिनियम और सोडियम दोनों का अयस्क होता है फेल्सपार, इससे मिल जाता है। ठीक है, अब फास्फोरस आ जाएगा। एल्यूमिनियम नॉर्मली हमने देखा, इतनी सारी चीजें आप चाहो तो आपने उसमें नोट कर सकते हो। ठीक है, अब सुनना, एक चीज और लगे हाथों में आपको बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा एनोडीकरण, नाम सुना है क्या आपने? एनोडीकरण, एनोडीकरण लिख लेना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो हमारा एल्यूमिनियम होता है इसका बहुत जगह उपयोग होता है, लेकिन एल्यूमिनियम पर क्या कर देते हैं, जंग लग सकती है। तो जंग को बचाने के लिए क्या करते हैं, इस पर धातु ऑक्साइड कर दिया जाता है, मतलब इसकी खुद की ऑक्साइड की परत इस पर चढ़ा दी जाती है, जिसे धातु ऑक्साइड कहा जाता है। ध्यान से सुनना, इसी को हम एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा दी जाती है, मतलब खुद का ऑक्साइड बना दिया जाता है, खुद का ऑक्साइड बना दिया जाता है। नॉर्मली आप लोहे पर ये करोगे तो जंग लग जाएगी, लेकिन एल्यूमिनियम पर जब खुद का ऑक्साइड बनाया जाता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसके ऊपर परत चढ़ जाती है, इसे एनोडीकरण कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, एनोडीकरण, जबकि लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए हम उसे बोला जाता है जस्तीकरण, मतलब गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण, जस्ते का उपयोग करते हैं। यहाँ पर खुद के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। एक थर्मेट अभिक्रिया का नाम आपने सुना होगा, थर्मेट अभिक्रिया, थर्मेट अभिक्रिया। थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर आयरन का उपयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम के साथ में। तो याद रखना, आपके नोट में भी मैंने लिख के दिया है, आयरन ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, मतलब लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं उसके साथ में जब एल्यूमिनियम को मिला दिया जाता है, उस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कह दिया जाता है। और इस थर्मेट अभिक्रिया का जोड़ इतना मजबूत होता है कि पटरियों, रेल के डिब्बों, जहाँ पर भी मजबूत वाली चीज़ें होती हैं उन्हें जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपके नोट्स में एक बार जो मैंने बॉक्स बना के दिया है रामबाण किताब के अंदर, उसको आप ध्यान से पढ़ लेना। एक बार मैं सुना देता हूँ। थर्मेट अभिक्रिया आयरन ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया बोला जाता है। रेल की पटरी, मशीनों की जो टूट फूट हो जाती है उनको आपस में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर थर्मेट अभिक्रिया में आप किस किस का उपयोग करते हो, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का, मतलब आयरन का भी उपयोग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एनोडीकरण मतलब खुद का ऑक्सीकरण करना, जिसके कारण संक्षारण से इसे बचाया जाता है। तो एल्यूमिनियम हो गया। फास्फोरस, फास्फोरस हमारी हड्डियों में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पाए जाने वाला तत्व होता है, ध्यान से सुनो। और कैल्शियम हमने पढ़ा है ना, वो कैल्शियम का उपयोग हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने में भी किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए हमने पढ़ा था। पूरी की पूरी चीज़ें बायोलॉजी में, वो कभी कभी इसमें भी लिख के दे देता है। तो फास्फोरस हड्डियों का दूसरा सबसे प्रमुख पदार्थ होता है। फास्फोरस नॉर्मली बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए इसे पानी के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। ये लाल और सफ़ेद फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। लाल और सफ़ेद, सफ़ेद को पीला भी बोलते हैं। सफ़ेद और पीला फास्फोरस बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसका उपयोग चूहा मारने की दवाइयों में भी किया जाता है, विस्फोटक के रूप में भी किया जाता है। चलिए देखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस ये इस प्रकार रहता है, इसे पानी के अंदर सुरक्षित रखा जाता है प्यारे दोस्तों। लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है, माचिस उद्योग में। माचिस वगैरह आप तीलियाँ देखते हो, लाल लाल कलर की आगे की जो काड़ी रहती है आपकी, वो क्या होती है, लाल फास्फोरस रहती है। तो फास्फोरस दो रूपों में पाया जाता है, एक सफ़ेद फास्फोरस और एक लाल फास्फोरस। और फास्फोरस हमारे शरीर का दूसरा प्रमुख तत्व है, पहला कैल्शियम होता है। इतना क्लियर हो गया सभी को, चलें आगे। चलिए, उम्मीद है आप सभी को फास्फोरस क्लियर हो गया होगा। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस और आतिशबाजी उद्योगों में किया जाता है, और सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग चूहा मारने की दवाई में भी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए इसे पानी में सुरक्षित रखा जाता है। इसका प्रयोग चूहा मारने की दवाइयों में किया जाता है। दवाई के लिए जिंक फास्फाइड के रूप में किया जाता है। ठीक है, जिंक के साथ में फास्फोरस जब हम मिलाते हैं उसे जिंक फास्फाइड कहते हैं। चूहा मारने की दवाई में भी उपयोग किया जाता है। नॉर्मली लाल फास्फोरस खुले में हम रख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ी भी गर्मी पकड़ेगा तो ये जल जाएगा। इसका उपयोग माचिस उद्योग में और आतिशबाजियों में किया जाता है। ये पीले फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। पीला वाला बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देता है और तुरंत क्रियाशील हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में आपको अयस्क याद रखनी है नॉर्मली, और आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम क्या होता है? धातु होती है। इस प्रकार आपको ये धातु दिखाई देती है। तो मैग्नीशियम कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? डोलोमाइट। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क क्या होता है? डोलोमाइट। इप्सम सॉल्ट, इसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है, MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से किसे जाना जाता है? इप्सम सॉल्ट। या पेपर में पूछ लेगा इप्सम सॉल्ट किसका बना होता है, तो इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट का बना होता है, MgSO4 इसका फॉर्मूला होता है। कार्नेलाइट, मैग्नीशियम और पोटेशियम का अयस्क होता है। कार्नेलाइट से मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट था, इप्सम सॉल्ट याद रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट आपको इसमें मैग्नीशियम में। अब आता है पोटेशियम। पोटेशियम आपने बहुत जगह सुना होगा, पोटास के रूप में उपयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। पोटेशियम अनेक रूपों में पाया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, जिस तरह हम सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कर रहे थे फोटोग्राफी में, ऐसे ही पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग भी कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में, फोटो को क्लिक करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसे नाइटर या सोरा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग गन पाउडर में किया जाता है। गन पाउडर किसने बनाया था? रोजर बैंकन ने। सबसे पहले गन पाउडर रोजर बैंकन ने बनाया था। गन के अंदर एक पाउडर भरा जाता है और फिर एकदम उसमें पोटास दी जाती है और तेजी से गोली बाहर निकल जाती है। तो याद रखना, पेपर में पूछेगा कि सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, इसे नाइटर या सोरा कहा जाता है, सोरा भी कहा जाता है। इसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपकी रामायण किताब में आपको लिख कर दे दी हैं। अब आपको ये पूरा याद करना है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा? K2SO4। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम आप नॉर्मली देखते हो। पोटेशियम नाइट्रेट किसे बोलेंगे? KNO3। KNO3 ये भी मैंने फॉर्मूले आपको लिख के दे दिए। तो बस आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपके पेपर में हर जगह आती हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे तो आपसे बनेगी नहीं और फिर आप दिक्कत में आओगे, जबकि कितनी सरल है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4, SO4 मतलब सल्फेट हो जाएगा और उर्वरक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट आपने देखा होगा, जो टार्टरी खाते हैं हम, नींबू की बनती है नॉर्मली, तो ऐसे ही पोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग क्या किया जाता है? उर्वरक, जो नॉर्मली हमारा बेकरी उद्योग रहते हैं, बेकरी में ये उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग बेकरी में होता है, तो पोटेशियम टार्ट्रेट भी आ जाएगा आपका। और अब ध्यान से सुनना, अब हमारी क्या आ जाएंगी? बहुत सारी अधातुएं आ जाएंगी। तो हमने देखा पोटेशियम, उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं पारे के बारे में। चलिए, अधातु से पहले आप ध्यान से सुनना, पारा आपने सुना होगा, पारा। पारा भी क्या है? धातु है। पारा ध्यान से सुनना, इसको किसके नाम से जानते हैं? पारा नॉर्मली मर्क्यूरी के नाम से जानते हैं, मरकरी के नाम से, या मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के नाम से भी जानते हैं, मर्क्यूरी या मरकरी के नाम से पारे को जानते हैं, ठीक है। इसको किस रूप में लिखा जाता है? तो इसको Hg के रूप में लिखा जाता है। ये पारा हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो पारे का अयस्क होता है सिनेवार, सिनेवार, शनिवार नहीं, सिनेवार, HgS। ध्यान से सुनना, पारे का जो अयस्क होता है मर्क्यूरस सल्फाइड होता है, मतलब ये सिनेवार क्या हो जाएगा? सिनेवार इसका अयस्क है, सिनेवार से ये प्राप्त हो जाएगा। और ये सिनेवार बहुत ज़्यादा घातक होता है। इसका उपयोग ध्यान से सुनना जहर के रूप में भी किया जाता है। और जहर को क्या बोला जाता है? वर्मीथीलन। क्या बोला जाता है? बर्मीलीथन, बर्मीलीथन, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोला जाता है, बर्मीलीथन। बर्मीलीथन मुख्यतः नॉर्मली जहर के रूप में भी काम करता है। तो पेपर में यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं पारे से कि भैया ये पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर
द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है पारे के बारे में, द्रव अवस्था में। ठीक है, तो आप सभी को इतना पता ही हो गया कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। और इसके कुछ अयस्क होते हैं, कैलोमल, मर्क्यूरस क्लोराइड, ये आपकी बुक में मैंने लिख के दे दिया है, कोरोसिव सब्लीमेंट, मर्क्यूरस क्लोराइड, बर्मीथिल। ठीक है, अगर हमारे शरीर में पारे की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो मिनीमाटा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? पारे की अधिकता से। पारे की अधिकता से आपने देखा होगा, अगर इसकी अधिकता हो गई पानी वगैरह में तो कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाटा रोग। माता नहीं, माटा रोग हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का मौत भी हो जाती है। बहुत खतरनाक रोग है। ठीक है, धीरे धीरे शरीर नष्ट होने लगता है। तो मिनीमाटा रोग पारे की मात्रा अधिक होने पर होती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा नॉर्मली, ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीज़ों में भरा होता है। ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। जैसे ही इसमें ऊष्मा जाती है अपने आप क्या करने लगता है? इसमें गति दिखाने लगता है, इसलिए बहुत जगह इसको भरा जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा पारे का नॉर्मली उपयोग अमलगम बनाने में भी किया जाता है। अमलगम, पारे का उपयोग कहाँ किया जाता है? अमलगम बनाने में। मतलब चांदी के साथ जब पारा अपनी क्रिया करता है उसे अमलगम कहा जाता है। इतना आपकी मैंने बुक में आपको पूरा कंप्लीट करा के दे दिया है। एक चीज और आप जान लो, लेड, शीशा। शीशा, शीशा भी क्या है? धातु है। शीशा भी क्या है? धातु है। लेड के नाम से जानते हैं, लेड, इसी को बोला जाता है पीवी, शीशा। ध्यान से सुनो, तो शीशा क्या होता है? अभी हमने देखा धातु है और ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक। वैसे सभी धातुएं कैसी होती हैं? चालक होती हैं, ये कुचालक होता है। याद रखना, शीशा, शीशा और आर्सेनिक, शीशा एंड आर्सेनिक बंदूक की गोली में पाया जाता है। बंदूक की गोली में, पेपर में क्वेश्चन आता है, बंदूक की गोली लगने पर व्यक्ति की मौत धीरे धीरे क्यों हो जाती है? तो जैसे ही बंदूक की गोली अंदर जाती है तो शीशा पूरे शरीर में फैलने लगता है। मैगी क्यों बंद करी थी? मैगी में लेड की मात्रा ज़्यादा हो गई थी शीशे की, और शीशा अगर शरीर में ज़्यादा आ जाए, लेड ज़्यादा आ जाए तो भैया व्यक्ति बीमार होने लगता है और उसकी मौत भी हो जाती है। तो शीशा, आर्सेनिक, शीशा बंदूक की गोली में होता है। और साथ ही साथ शीशा जो आप देखते हो, बैटरी, बैटरी औद्योगिक बैटरी जो रहती है, औद्योगिक बैटरी, बैटरी में भी इसका उपयोग होता है। इसीलिए बैटरी को शीशा संचालक बैटरी कहा जाता है। शीशा संचालक बैटरी। नॉर्मली जो बैटरियां रहती हैं जिसमें HCl भरा होता है, उसमें साथ ही साथ क्या होता है? वो बैटरियां बनी होती हैं आपकी शीशा से, लेड से, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? शीशा संचालक बैटरी। और ये शीशा किस में उपयोग में आता है? पेंट उद्योग में, पेंट्स बनाने में, पेंट्स उद्योग में, पेंट्स, रंग की पुताई वगैरह करने में। तो जो पुताई करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे शीशे की मात्रा जाती जाती है और उन्हें बीमारी हो जाती है और उन्हें उससे कैंसर का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए हमें नॉर्मली ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिनमें शीशे की मात्रा कम हो, क्योंकि शीशा एक प्रदूषक का काम करता है। इतना क्लियर हो गया? आपको मैंने बुक में जो लिख के दिया है उससे ज़्यादा चीज़ें आपको बता दी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो विद्युत का कुचालक होता है शीशा। हमें निम्न अयस्कों से प्राप्त होता है, गैलेना, लेड कार्बिनोल, ये भी मैंने आपको बता दिया। सर्टानिज्म नामक रोग होता है, वो जिसके कारण क्या होता है? पुताई करने वाले को दिक्कत आने लगती है और उसको बीमारी हो जाती है। एक और चीज याद रख लो आप, लास्ट चीज याद रख लो, जो लेड पेंसिल होती है, कौन सी पेंसिल होती है? लेड पेंसिल होती है, उसमें शीशा कितना पाया जाता है? जल्दी बताओ। जो लेड पेंसिल होती है उसमें शीशा कितना पाया जाता है? तो उसमें शीशा 0% पाया जाता है। याद रखो, लेड पेंसिल में शीशा 0% होता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर पाया जाता है ग्रेफाइट। तो जो हम पेंसिल लिखते हैं उसे लेड पेंसिल बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर शीशा नहीं होता, ग्रेफाइट होता है। इतने सारे क्वेश्चन, ग्रेफाइट अधातु होती है, ध्यान देना, हम आगे पढ़ेंगे। इतने सारे क्वेश्चन आपके शीशे से निकल कर आते हैं। तो धातुओं में जितना हमसे पूछा जाता है वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम प्यारे दोस्तों क्या देखने वाले हैं? इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं अधातु क्या होती है,
उपधातुआं क्या होती हैं, मिश्रित धातुएं क्या होती हैं, ये सभी हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले वाला लेक्चर आपने देख रखा होगा, इससे आगे वाले लेक्चर में हमारा ये पूरा 8 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया अच्छे से नोट्स में आप हाईलाइट करते चलिए, डेली की डेली चीज़ों को याद करते चलिए। विश्वास मानिए, यकीन मानिए प्यारे दोस्तों, एक दिन आप पास हो जाओगे। आपको लगता है कि यार चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, अपने आप कुछ नहीं होता, समय लगता है, धीरे धीरे हर एक चीज़ सॉल्व होगी। अब आप क्वेश्चन लगाइए, 90 से 98% आपसे क्वेश्चन बनेंगे, 2% एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी जिन्हें आप याद करते चलिए। तो उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।